भले ही डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का फिलहाल फ्यूचर थोड़ा डगमगाया हो, पर इस सिनेमैटिक यूनिवर्स ने हमें बहुत सारे ऐसे मौके दिए हैं जिसने हमारे डीसी और इससे जुड़े हुए कई सारे कैरेक्टर्स के लाइव एक्शन में देखने के सपने पूरे किए हैं। लेकिन ऑन एन ऑनेस्ट नोट, ये कोई परफेक्ट लाइव एक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है, जहां पर ऑफ कोर्स डीसीयू की बहुत सारी मूवीज ने अकेले दम पर तो बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन जब बात सिनेमैटिक यूनिवर्स की आती है तो बहुत सारी चीजें हैं जो सेंस नहीं बनाती हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबकी नजरों के सामने तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसे रियलाइज नहीं करते और ये बेसिकली प्लॉट होल्स बनकर रह जाते हैं। अब जैसा कि वार्नर ब्रोस फ्लैश मूवी की मदद से पूरे के पूरे डीसीयू को चेंज करने ही वाला है, तो क्यों ना ऐसा होने से पहले एक बार डीसीयू को याद कर लिया जाए। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डीसीयू के अंदर एक्वामैन यानी आर्थर करी एक भरा पूरा बांका नौजवान मर्द है, लेकिन इस यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है जो एक्वामैन को एक अंडर एज घोषित करता है। अंडर एज तो क्या, टेक्निकली एक टॉडलर घोषित करेगा, क्योंकि रीजन डीसीयू यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा ग्लिच है और वो ये है कि जिस आर्थर तूफान की वजह से आर्थर करी को अपना नाम आर्थर मिलता है, वो इन रियल वर्ल्ड 2014 में पहली बार अमेरिका के कोस्टल लाइंस में अपीयर हुआ था, जो 2012 के बाद से रीजन बना था अमेरिका में कई सारे लैंडफॉल्स का। एंड ऑफ कोर्स किसी बच्चे की धांसू पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए नाम बहुत ऑसम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आर्थर के पिता को अपने बच्चे के नाम रखने के लिए इंस्पिरेशन आखिर कौन से आर्थर तूफान से आया था। ऑफ कोर्स डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स एक फिक्शनल यूनिवर्स है, तो ये कोई बहुत बड़ा डिटेल नहीं है जो हमें बॉदर करता है, लेकिन अभी तो ये वीडियो की शुरुआत ही हुई है, आगे भी बहुत कुछ है। अब चलिए बात करते हैं सुपरमैन के बारे में। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर ये बात नहीं करने वाला कि कैसे सुपरमैन सिर्फ और सिर्फ एक चश्मे से अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है। आई मीन डीसी के अंदर ये चीज तो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, तो ये तो समझ में भी आता है, लेकिन सुपरमैन की डेथ और उसके रिजरेक्शन के बाद क्लार्क कैंट के लिए उसकी रिजरेक्शन ने आखिर कैसे सेंस बनाया। आई मीन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के एंड में हमने देखा था कि एक्चुअली यहाँ पर दो फ्यूनरल सेरेमनीज हुई थी, जिनमें एक सुपरमैन के लिए था और एक था क्लार्क कैंट के लिए। और यहाँ पर क्लार्क कैंट को पर्सनली जानने वाले क्लार्क कैंट को दफनाने भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये जानना चाहते हैं कि जस्टिस लीग मूवी के क्लाइमेक्स के दौरान हमने क्लार्क कैंट को दोबारा से सेटल होते हुए देखा। इसे आखिर क्लार्क कैंट ने अपने जानने वालों और अपने कलीग्स को आखिर समझाया कैसे होगा, या यहाँ पर मामला ही कम्प्लीटली डिफरेंट है और यहाँ पर एक्चुअली क्लार्क कैंट ने एक अलग नाम के साथ एक अलग शहर में अपनी एक नई पहचान बनाई हो। वेल, जो भी है, इस बात को सुपरमैन की किसी सीक्वल डीसीयू मूवी के अंदर बड़े आराम से समझाया जा सकता था, लेकिन वार्नर ब्रोस वो करने के मूड में नहीं है। वेल, अब मे भी इस लिस्ट में कोई चीज सेंस बनाए या ना बनाए, पर ये चीज है जो बहुत ज्यादा अजीब है और कोर से कोर डीसीयू फैंस को भी ये चीज खटकती जरूर होगी। हमने 2017 के जॉस व्हीडन वाले जस्टिस लीग और स्नाइडर कट के जस्टिस लीग दोनों में इस बात को जरूरी नोटिस किया होगा कि यहाँ पर अटलांटियंस वाटर बबल्स का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर एक्वामैन मूवी इन दोनों में से ही किसी एक मूवी की एक कंटिन्यूएशन है, तो यहाँ पर इस चीज को इस मूवी के अंदर क्यों नहीं कंटिन्यू किया गया, और यहाँ पर कैसे बिना वाटर बबल के ही अटलांटियन कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बिसाइड लिविंग द फैक्ट कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में सारे के सारे अटलांटियंस ब्रिटिश एक्सेंट में भी बात करते हैं और जॉस व्हीडन और एक्वामैन मूवी में अमेरिकन एक्सेंट में। अब जब बात चीजों के नजरों के सामने होने की हो रही है, तो एक और बहुत बड़ा डिटेल है जिसे बहुतों ने ध्यान से सोचा नहीं होगा, और वो ये है कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर हमने बैटमैन को पहली बार ये फिगर आउट करते हुए देखा कि डायना प्रिंस ही एक्चुअली वंडर वुमन है। लेकिन वंडर वुमन की दूसरी मूवी के टाइमलाइन का क्या? आई मीन इस दौरान डायना प्रिंस कई मौकों पर वंडर वुमन के रूप में सबके सामने नजर भी आई है, जहां पर उसने इसी कॉस्ट्यूम के अंदर पूरे वॉशिंगटन में घूमा भी और अपनी आवाज को ब्रॉडकास्ट तक कर दिया। फिर भी उस जमाने से लेकर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन तक आखिर डायना प्रिंस अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे जी रही थी और आखिर उसे किसी ने कैसे नहीं पहचाना। वैन ऑनेस्टली मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा प्लॉट होल नहीं है और सुपरमैन के रिजरेक्शन के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। डीसीयू के अंदर साइबॉर्ग की ओरिजिन को बहुत ही ज्यादा ब्रीफ रखा गया था
और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के अंश में इस बात को समझाया गया कि कैसे मदर बॉक्सेस की हेल्प से विक्टर स्टोन आखिर साइबॉर्ग बना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल साइबॉर्ग के बनने की टाइमलाइन को लेकर है, जहाँ पर उसने इस बात को जस्टिस लीग मूवी के अंदर एक्सप्लेन किया था कि मदर बॉक्सेस ने उसे साइबॉर्ग बनाने का फैसला तब लिया जब सुपरमैन की डेथ हो चुकी थी। लेकिन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमने क्लियरली ये बात देखा कि यहाँ पर मदर बॉक्सेस विक्टर स्टोन को बचा रही हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के क्लाइमैक्स होने से ही पहले। तो क्या यहाँ पर ये बात मानी जा सकती है कि मदर बॉक्सेस को आखिर सुपरमैन की डेथ के फ्यूचर के बारे में भी मालूम था? अगर ऐसी बात है तो इस बात को क्लियर करना चाहिए था। अब फाइनली जब यहाँ पर बात मदर बॉक्सेस की हो रही है तो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का ये कोई प्लॉट होल तो नहीं है, पर ये कॉमन सेंस है कि आखिर सारे के सारे मदर बॉक्सेस को धरती पर ही क्यों रखा गया था। अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन से कोई बात सीखने वाली है तो वो ये कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में स्कैटर्ड थी। और मे बी अगर डीसी यूनिवर्स के अंदर इसी प्रिंसिपल को अपनाया जाता तो शायद कई सारे कैरेक्टर्स और फ्रेंचाइजेस को भी सेटअप करने में बहुत आसानी होती। एग्जाम्पल के रूप में अगर एक मदर बॉक्स ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के पास होता, दूसरा मदर बॉक्स डीसी के न्यू गॉड्स के पास होता और तीसरा अमेज़ोनियंस और अटलांटियंस के प्रोटेक्शन में होता, तो चीजें ज्यादा सेंस बनाती और बेसिकली इन्हें कलेक्ट करने का स्टेपनवुल्फ की जर्नी और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती। अमेंडा वॉलर की सन की क्रिमिनल्स की टीम यानी द सुसाइड स्क्वाड को आखिर बनाया किस लिए गया था? ऑफ कोर्स इसीलिए ताकि किसी ऐसे थ्रेट से लड़ा जा सके जो ह्यूमंस की एक्चुअली कैपेबिलिटी के बस के बाहर हो। और ऐसा ही एक थ्रेट हमें सुसाइड स्क्वाड मूवी में देखने को मिला था। लेकिन यही चीज हमें दोनों की दोनों जस्टिस लीग मूवीज में क्यों नहीं देखने को मिली? ऑफ कोर्स द सुसाइड स्क्वाड बेसिकली क्रिमिनल आउटलॉज हैं, पर वो एक बहुत ही बेहतरीन हेल्प साबित हो सकते थे द जस्टिस लीग के। लेकिन यहाँ पर शायद अमेंडा वॉलर को सुसाइड स्क्वाड के बजाय जस्टिस लीग पर ज्यादा भरोसा था। 2015 की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के अंदर सुपरमैन और बैटमैन के बीच फाइट को कंस्पायर करने और पूरे के पूरे डूम्सडे को क्रिएट करने की वजह से बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के क्लाइमैक्स तक लेक्स लूथर को आर्कम असाइलम में कैद किया जाता है, जिसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि लेक्स लूथर सचमुच हार चुका है। लेकिन वहीं पर दोनों की दोनों जस्टिस लीग मूवीज के अंदर लेक्स लूथर अंत में एक यॉट पर एक नए लुक के साथ ऐश करते हुए दिखता है और तो और वो ब्रूस वेन की रियल आइडेंटिटी तक जानता है। आखिर कैसे? ऑफ कोर्स पावर और इन्फ्लुएंस लेक्स की हेल्प जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेमैटिक डिटेल्स को इस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए जरूर दिखाना चाहिए था। सो गाइस, ये थे मेरे हिसाब से कुछ ऐसे प्लॉट होल्स जिनका सेंस अब तक डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से इनके साथ साथ पूरे के पूरे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को ठीक करने का द फ्लैश मूवी एक बहुत अच्छा बहाना थी, लेकिन वार्नर ब्रोस तो भैया किसी और ही मूड में है। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आपने इनके अलावा भी और कौन कौन से प्लॉट होल्स डीसीयू के अंदर नोटिस किए हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।